नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आई क्लासेज एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कल अपन ने जो बात की थी वो बात की थी हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत की। हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत है, कल अपन ने बात किसकी की थी? बात की थी हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत की अपन चर्चा की थी। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में दो सिद्धांत मुख्य रूप से दिए गए थे, जिनसे हिमालय की उत्पत्ति को आसानी से समझा जा सकता है। पहला सिद्धांत कौन सा था? पहला सिद्धांत था भूसन्नति सिद्धांत, जिसके ऊपर अपन चर्चा कर चुके थे। पहला सिद्धांत कौन सा था? पहला सिद्धांत था जियोसिंक्लाइन थ्योरी, भूसन्नति सिद्धांत। इसके ऊपर अपन ने चर्चा की थी कि भूसन्नति क्या होती है, भूसन्नति सिद्धांत किसने दिया था। तो भूसन्नति सिद्धांत कोबर और एडवर्ड स्वेस के द्वारा दिया गया था, जबकि भूसन्नति की जो संकल्पना है वो हाल व डाना ने दी थी। उसके बाद में अपन ने चर्चा की थी कि कैसे पेंजिया का विभाजन हुआ, टेथिस भूसन्नति का निर्माण हुआ। उसके बाद में जैसे जैसे भूसन्नति में अवसादों का भार में वृद्धि हुई तो कैसे दोनों स्थलखंडों का संचलन प्रारंभ हुआ और संचलन से वलित पर्वत का या हिमालय का निर्माण हुआ। आज अपन जो चर्चा करेंगे वो करेंगे प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत से हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। तो आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के द्वारा हिमालय की उत्पत्ति। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत पर। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, इसकी अपन बात करेंगे। देखो, प्लेट विवर्तनिकी जो सिद्धांत है वो तो डिटेल से अपन जियोमॉर्फोलॉजी में कर रहे हैं, लेकिन यहां अपन थोड़ी थोड़ी बेसिक चीजों को तो देखते हुए फिर अपन मेन सिद्धांत के ऊपर चर्चा करेंगे। तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के ऊपर चर्चा करने से पहले अपने को यह समझना होगा कि प्लेट क्या होती है, कि प्लेट क्या होती है। तो प्लेट जो है ये स्थलीय ठोस भाग को क्या कहा जाता है? प्लेट कहा जाता है। सिंपल भाषा में या साधारण भाषा में आप यही रखो कि जो स्थलीय ठोस भाग है, जो स्थलीय ठोस भाग है उसको क्या कहा जाता है? उसको प्लेट कहा जाता है। उसको क्या कहा जाएगा? प्लेट कहा जाएगा। चाहे वो महाद्वीपीय हो सकता है, चाहे ओशियन तली हो सकती है, महासागरीय तली हो सकती है। तो स्थलीय ठोस भाग को क्या कहा जाएगा? प्लेट कहा जाएगा। जो प्लेट होती है उसकी औसत मोटाई कितनी हो सकती है? प्लेट होती है उसकी जो औसत मोटाई होती है, औसत मोटाई कितनी हो सकती है? 100 से 150 किलोमीटर हो सकती है। मेनली बहुत सारी किताबों में अलग अलग आपको डेटा मिलेगा। तो औसत मोटाई कितनी हो सकती है? तो प्लेटों की औसत मोटाई 100 से 150 किलोमीटर हो सकती है। प्लेट में किस किस को शामिल किया जाता है? तो प्लेट में शामिल किया जाएगा क्रस्ट और अपर मेंटल को। प्लेट में शामिल किस किस को किया जाएगा? क्रस्ट व अपर मेंटल को शामिल किया जाएगा। अपर मेंटल को शामिल किया जाएगा। जैसे ये पृथ्वी थी, ये पृथ्वी थी। पृथ्वी को अपन ने जियोमॉर्फोलॉजी में देखा था कि 3 भागों में विभाजित किया था। ये ऊपरी भाग क्या है? क्रस्ट है। जबकि क्रस्ट के निचले वाला भाग क्या है? मेंटल है। और मेंटल के नीचे वाला भाग क्या है? कोर है। नीचे वाला भाग क्या है? कोर है। ये तो आपका कौन सा हो जाएगा? कोर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये आपका मेंटल हो जाएगा। और ये भाग क्या हो जाएगा?
क्रस्ट हो जाएगा। पृथ्वी के आंतरिक भाग को अपन ने 3 भागों में विभाजित किया था, जब हम जियोमॉर्फोलॉजी कर रहे थे उसमें अपन ने इसको डिटेल से पढ़ा था। तो जो प्लेट है वो किन से मिलकर के बना है? प्लेट बन करके मिला है क्रस्ट और अपर मेंटल से। क्रस्ट और अपर मेंटल से प्लेट का निर्माण हुआ है, जिसकी औसत मोटाई 100 से 150 किलोमीटर है। इसको क्या कहा जाता है? इसको लिथोस्फेयर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाएगा? इसको लिथोस्फेयर कहा जाएगा। तो प्लेटों को अपन लिथोस्फेयर भी बोल सकते हैं, प्लेटों को अपन लिथोस्फेयर भी बोल सकते हैं। लिथोस्फेयर के नीचे जो मंडल होता है वो दुर्बलता मंडल होता है। कौन सा मंडल होता है? दुर्बलता मंडल होता है या एस्थेनोस्फेयर होता है, उसके ऊपर भी अपन चर्चा अभी करेंगे। तो प्लेट क्या है? स्थलीय ठोस भाग को प्लेट कहा जाता है, पहली बात। दूसरी, प्लेटों की औसत मोटाई 100 से 150 किलोमीटर होती है। प्लेटों में क्रस्ट और अपर मेंटल को शामिल किया जाता है, इसको लिथोस्फेयर भी कहा जाता है। तो ये हो गई प्लेट। उसके बाद में अपन नेक्स्ट चर्चा करेंगे कि ये जो प्लेटें हैं इनमें संचलन कैसे होता है, प्लेटों में संचलन कैसे होता है। प्लेट संचलन, संचलन का मतलब होता है प्लेटें गति किस तरीके से करती है, तो इसको अपन समझेंगे। देखो ये भाग क्या है? ये भाग प्लेट है, ये भाग क्या है? ये भाग है प्लेट है। और प्लेट किस से मिलकर के बना है? इसको मैं ऐसे भी बना देता हूं। ये तो क्या हो गया? मेंटल का भाग हो गया निचला, और ये क्या हो गया? ऊपर वाला क्रस्ट हो गया। ऊपर वाला क्या हो गया? ऊपर वाला क्रस्ट हो गया। तो इसको अपन ने क्या बोला था? इसको अपन ने बोला था प्लेट संचलन। इसको अपन ने क्या बोला था? इसको अपन ने बोला था लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर बोला था। इसको ही अपन ने क्या कहा था? प्लेट कहा था। इसको ही अपन क्या बोलेंगे? पृथ्वी का ठोस भाग बोलेंगे। अब लिथोस्फेयर के ऊपर या लिथोस्फेयर के नीचे कौन सा मंडल होता है? एस्थेनोस्फेयर होता है। लिथोस्फेयर के नीचे क्या होता है? एस्थेनोस्फेयर होता है। लिथोस्फेयर के नीचे कौन सा मंडल होगा? तो लिथोस्फेयर के नीचे होगा एस्थेनोस्फेयर। कौन सा होगा? एस्थेनोस्फेयर होगा। जो एस्थेनोस्फेयर है ये कैसी अवस्था में होगा? ये सेमी सॉलिड अवस्था में होगा। सेमी सॉलिड अवस्था में होगा, सेमी सॉलिड स्टेज में होगा, मतलब ना ज्यादा ये द्रव अवस्था में होगा और न ज्यादा ये ठोस अवस्था में होगा। ये भाग क्या होगा? पिघला हुआ सा होगा। पिघला हुआ सा होगा तो यहाँ क्या मिलेगा आपको? मैग्मा मिलेगा। तो एस्थेनोस्फेयर में क्या मिलेगा आपको? मैग्मा मिलेगा। अब अपन ये देखते हैं कि यहाँ जो चट्टानें होती हैं या मैग्मा का निर्माण होता है वो होता किस कारण से? तो 2 कारण हो सकते हैं। एक तो जैसे जैसे अपन पृथ्वी के धरातल से नीचे की ओर जा रहे हैं, पृथ्वी के धरातल से नीचे की ओर जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? तापमान बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? तापमान बढ़ रहा है। और तापमान बढ़ने की जो दर है वो 32 मीटर के ऊपर 1 डिग्री सेंटीग्रेड है। 32 मीटर के ऊपर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से तापमान जैसे जैसे अपन पृथ्वी के आंतरिक भाग में जा रहे हैं बढ़ रही हैं। दूसरा क्या है? दूसरा रीजन क्या हो सकता है? दूसरा रीजन ये हो सकता है यहां आपको रेडियो दूसरा आपको यहां रेडियो एक्टिव तत्व मिलते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मिलते हैं। वो क्या करते हैं? वो करते हैं कि दो अणु मिलकर के क्या करेंगे? एक नए अणु का निर्माण करेंगे। जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करेंगे? 2 अणु मिलकर के एक नए अणु का निर्माण करेंगे। जैसे 2 अणु आपस में मिलेंगे तो एक नया अणु बनेगा। एक नया अणु बनेगा तो इससे क्या निकलेगी? इससे ऊष्मा निकलेगी। इससे क्या निकलेगी?
ऊष्मा निकलेगी। अब पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो ऊष्मा निकल रही है उसको बाहर जाने के लिए जगह नहीं मिल रही है, विकिरण को, रेडिएशन को बाहर जाने के लिए क्या जगह नहीं मिल रही है। जगह नहीं मिलेगी तो यहां क्या हो जाएगा, तापमान बढ़ जाएगा। तापमान क्या हो जाएगा, यहां बढ़ जाएगा। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पृथ्वी के धरातल के ऊपर भी काम करते हैं, लेकिन पृथ्वी के धरातल से जो भी ऊष्मा निकलती है वहां क्या होता है, रेडिएशन की वजह से वो स्पेस में चली जाती है, वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में चली जाती है। लेकिन यहां जो भी एनर्जी निकलेगी वो बाहर नहीं जा पाने की वजह से ये क्या करेगा, यहां तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और तापमान बढ़ जाएगा तो यहां क्या होगा, चट्टानें पिघल जाएगी। चट्टानें पिघल जाएगी, और चट्टानें पिघल जाएगी तो किसका निर्माण होगा, चट्टानें पिघल जाएगी तो मैग्मा का निर्माण होगा। अब देखो, अब जैसे ही ये स्टेनोस्फीयर है, यहां तापमान अधिक है, तापमान अधिक होने की वजह से यहां चलेगी कन्वेक्शनल करंट। यहां क्या चलेगी, यहां चलेंगी संवहन धाराएं। यहां क्या चलेंगी, यहां चलेंगी संवहन धाराएं चलेंगी। और ये संवहन धाराएं ऊपर जाकर के किसको धक्का मारेंगी, ऊपर जाकर के प्लेटों को धक्का मारेंगी, और प्लेटों में क्या होगा, संचलन होगा। प्लेटों में क्या होगा, संचलन होगा। जो प्लेटों में संचलन हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है, वो हो रहा है संवहन धाराओं के कारण। प्लेटों में जो संचलन होता है वो किसके कारण होता है, या जो प्लेटें गति करती हैं वो किसके कारण करती हैं, वो करती हैं संवहन धाराओं के कारण। संवहन धाराओं के कारण क्या होता है, प्लेटों में संचलन होता है। अब संवहन धाराएं क्यों बनती है, इसकी फिनोमिना पूरी यहां अपन ने देख ली है। अब ये जो संवहन धाराओं का जो सिद्धांत है, या जो कन्वेक्शनल करंट थ्योरी है, ये किसके द्वारा दिया गया था, संवहन धारा सिद्धांत दिया गया था आर्थर होम्स के द्वारा। ऑथर होम्स के द्वारा दिया गया था, जिसकी अपन डिटेल से जियोमॉर्फोलॉजी में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो संवहन धाराओं के कारण प्लेटों में क्या होता है, संवहन धाराओं के कारण प्लेटों में संचलन होता है, या प्लेटें गति करती हैं। क्लियर है, तो प्लेट क्या होती है और प्लेटों में संचलन किस कारण से होता है, यह चीज अपन ने देख ली। अब अपन बात किसकी करेंगे, अब बात करेंगे प्लेटों के प्रकार की। यहां अपन थोड़ा थोड़ा ही देखेंगे प्लेटों के प्रकार। प्लेटों के प्रकार, तो प्लेटें मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। प्लेटें मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होगी, स्थलीय प्लेट होगी और महासागरीय प्लेट होगी। तो प्लेटें मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। एक तो महाद्वीपीय प्लेटें, कॉन्टिनेंटल प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट, और दूसरी कौन सी होगी, दूसरी होगी महासागरीय प्लेट। महासागरीय प्लेट मतलब जो महासागरों की तली होगी वो ठोस होती है, और उसको ही अपन क्या बोल देंगे, महासागरीय प्लेट बोल देंगे। मुख्य प्लेटों की बात की जाए तो पृथ्वी के ऊपर मुख्य 7 प्लेटें हैं। मुख्य प्लेटों की बात की जाए तो पृथ्वी के ऊपर मुख्य 7 प्लेटें हैं, और 7 प्लेटों में एक ही प्लेट ऐसी है जो महासागरीय है, जो मुख्य रूप से है, और वो कौन सी प्लेट है, वो है प्रशांत प्लेट। प्रशांत प्लेट जो विश्व की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी प्लेट भी है, जो विश्व की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी प्लेट भी है। जबकि महाद्वीपीय प्लेटें जो महाद्वीपीय भागों से बनी है, महाद्वीपीय प्लेटें कहेंगे। और महाद्वीपीय प्लेटें कौन कौन सी होती हैं, मुख्य महाद्वीपीय प्लेटें वही हैं जो आपके 7 महाद्वीप हैं, जो 7 महाद्वीप हैं वही मुख्य प्लेटें हैं। जैसे एशियन प्लेट, एशियन प्लेट, जैसे एशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, अमेरिकन प्लेट, अमेरिकन प्लेट,
यूरेशियन प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट और एशियन प्लेट। और यूरेशियन प्लेट को अपन एक ही लिखेंगे, यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट में दोनों को शामिल कर लिया जाएगा, एशियन प्लेट को और यूरोपियन प्लेट को। अमेरिकन प्लेट भी दो होंगी, उत्तरी अमेरिकन प्लेट, उत्तरी अमेरिकन प्लेट और दक्षिण अमेरिकन प्लेट। एक और है ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, या इसको अपन बोलेंगे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इसकी अपन आगे चर्चा करेंगे। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ही अपने को मेन भूमिका निभाएगी हिमालय के निर्माण में। तो ये क्या है, ये महाद्वीपीय प्लेटें हैं और ये महासागरीय प्लेटें हैं। यहां ध्यान रखने वाली बात है कि जो महाद्वीपीय प्लेटें होती हैं ये ग्रेनाइट की बनी होती हैं। जो महाद्वीपीय प्लेटें होती हैं वो किसकी बनी होती हैं, ग्रेनाइट की बनी होती हैं। किसकी बनी होंगी, ग्रेनाइट की बनी होंगी, जिसकी डेंसिटी कितनी होती है, 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। ग्रेनाइट चट्टानों की जो डेंसिटी होती है वो कितना होता है, 2.7, कुछ किताबों में आपको 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी मिल जाएगा। तो ग्रेनाइट चट्टानों की डेंसिटी कितनी होती है, ग्रेनाइट चट्टानों की डेंसिटी होती है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जबकि जो महासागरीय प्लेटें होती हैं वो किससे बनी होती हैं, ये महासागरीय प्लेटें होती हैं ये बेसाल्ट से बनी होती हैं। किससे बनी होती हैं, बेसाल्ट से बनी होती हैं। और इनकी डेंसिटी कितनी होगी, 3.0 से 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इनकी डेंसिटी होगी। मतलब ये चीज देखने से अपने को पता चल रहा है कि जो महासागरीय प्लेटें हैं वो महाद्वीपीय प्लेटों की बजाय भारी होती हैं। जो महासागरीय प्लेटें हैं ये भारी होती हैं। ये चीज यहां इसलिए बताई गई है कि आगे जैसे अपन प्लेटों के किनारे पढ़ेंगे तो जब दो प्लेट आपस में टकराएंगी तो जो भारी प्लेट होगी वो नीचे जाएगी और हल्की प्लेट है वो ऊपर रहेगी। इस वजह से आपको ये ध्यान रखना है, अगर महाद्वीप और महासागरीय प्लेटें टकराती हैं तो महासागरीय प्लेट भारी होने की वजह से नीचे की ओर धसेगी, नीचे की ओर धसेगी। तो प्लेटें मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशियनिक प्लेट। अगर पूरी पृथ्वी के ऊपर बात की जाए तो मुख्य प्लेटें कितने प्रकार की होती हैं, 7 होती हैं या 8 भी होती हैं। 8 वहां मिलेंगी जहां आपको जो अमेरिकन प्लेट है उनको अलग अलग मान लिया जाएगा। कुछ बुक में अमेरिकन प्लेट को एक माना जाता है, वहां 7 होगी, नहीं आपको 8 प्लेटें मिलेंगी। ठीक है, तो प्लेट क्या होता है, प्लेट प्रकार क्या होते हैं या प्लेटों का संचलन किस तरीके से होता है, उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब अपन नेक्स्ट देखें कि प्लेट किनारे कितने प्रकार के होते हैं। और अपने अध्ययन की दृष्टि से सबसे मेन यही पोर्शन है, प्लेट किनारे, प्लेट मार्जिन्स कितने प्रकार के होते हैं। तो जो प्लेट किनारे होते हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। प्लेट किनारे होते हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अभिसारी, अभिसारी, दूसरा है अपसारी, तीसरा है संरक्षी। अपसारी प्लेट किनारों को रचनात्मक प्लेट किनारे भी कहा जाता है, रचनात्मक प्लेट किनारे भी कहा जाता है। अभिसारी प्लेटों को विनाशी प्लेट किनारा भी कहा जाता है, प्लेट किनारा भी कहा जाता है। तो प्लेटें होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, लेकिन जो प्लेट मार्जिन्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। जो प्लेट किनारे होते हैं वो कितने प्रकार के होंगे, वो 3 प्रकार के होंगे। अभिसारी प्लेट किनारों में क्या होता है, इसमें 2 प्लेटें
एक दूसरे के आमने सामने टकराती हैं। इसमें क्या होगा, इसमें दो प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने टकराएंगी। जबकि अपसारी प्लेट किनारों में क्या होगा, अपसारी प्लेट किनारों में दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी। अपसारी प्लेट किनारों में क्या होगा, दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी। जबकि सरकसी प्लेट किनारों में क्या होगा, ना ही तो प्लेटें दूर जाएंगी और ना ही प्लेटें एक दूसरे से टकराएंगी, बल्कि दोनों आपस में ही रगड़ खाती रहेंगी। ये चीजें हैं, ये है अपने को प्लेट किनारे। हिमालय की उत्पत्ति को अपने को समझना है तो अपन यहां केवल एक ही प्लेट किनारे की बात करेंगे, वो बात करेंगे अभिसारी या विनाशी प्लेट किनारों की। इन दो प्लेट किनारों की चर्चा अपन जियोमॉर्फोलॉजी में करेंगे कि अपसारी प्लेट किनारा क्या होता है, सरकसी प्लेट किनारा क्या होता है। यहां बेसिक नॉलेज के लिए मैं बता देता हूं थोड़ा बहुत कि अपसारी प्लेट किनारे वे प्लेट किनारे होते हैं जिनमें दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं। दूर जाने से क्या होगा, नीचे का मैग्मा धरातल पे आ जाएगा और धरातल के ऊपर आकर के जम करके ठोस हो जाएगा, जिस वजह से एक नए स्थलखंड का निर्माण होगा और नए स्थलखंड का निर्माण होने की वजह से ही इसको रचनात्मक प्लेट किनारा कहा जाता है। सरकसी प्लेट किनारों में क्या होगा, प्लेटें ना ही तो दूर जाती हैं ना ही प्लेटें आकर के टकराती हैं, बल्कि दोनों प्लेटें आपस में रगड़ खाती रहती हैं और आपस में रगड़ खाने की वजह से यहां सबसे ज्यादा भूकंप आने की संभावना रहेगी। तो अपना मेन जो उद्देश्य है वो है हिमालय की उत्पत्ति को समझना, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत से हिमालय की उत्पत्ति को समझना। तो उसके लिए अपन जो प्लेट किनारा पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अभिसारी प्लेट किनारा। कौन सा पढ़ेंगे, अपन पढ़ेंगे अभिसारी या विनाशी प्लेट किनारा। अब देखो, अभिसारी या विनाशी प्लेट किनारा। अभिसारी और विनाशी प्लेट किनारा क्या होता है, जब दो प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने आकर के टकराती हैं। जब दो प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने आकर के टकराती है और टकराने से क्या होगा, प्लेटों में टूट फूट होगी, प्लेटों में विखंडन होगा। इस वजह से इसको विनाशी प्लेट किनारा भी बोल दिया जाता है। थोड़ी बहुत इसकी थ्योरी देख लेते हैं। विनाशी प्लेट किनारों में, विनाशी प्लेट किनारों में दो प्लेटें आपस में टकराती हैं। दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, जिससे प्लेटों में टूट फूट होती है, प्लेटों में विनाश होता है, विनाश होता है। और इसी कारण से इनको विनाशी प्लेट किनारा भी कहा जाता है। इसी कारण से इनको विनाशी प्लेट किनारा कहा जाता है। विनाशी प्लेट किनारा कहा जाता है। विनाशी प्लेट किनारे तीन प्रकार के होते हैं। विनाशी प्लेट किनारे तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं, देखो, एक हो सकता है महाद्वीप प्लस महासागरीय। एक हो सकता है महाद्वीप या महासागरीय, मतलब एक साइड की जो प्लेट होगी वो कॉन्टिनेंटल प्लेट होगी और दूसरे साइड की जो प्लेट होगी वो ओशियनिक प्लेट होगी। इसको भी अपन डिटेल से नहीं देखेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत इसको भी अपन देखेंगे। दूसरा क्या है, महासागरीय हो सकती है और दूसरी तरफ भी महासागरीय हो सकती है। महासागरीय और महासागरीय प्लेटों के टकराने से क्या होता है, सागरीय द्वीपों की उत्पत्ति होती है। तीसरा
जो अपने हिमालय की उत्पत्ति में सहायक रहेगा वो रहेगा कॉन्टिनेंटल प्लेट, कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराएगी। महाद्वीपीय प्लेट से टकराएगी तो क्या सिचुएशन होगी, इसके ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे। तो देखो, जो विनाशी प्लेट किनारों में क्या होता है, विनाशी प्लेट किनारे वे किनारे होते हैं जहां दो प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने आकर के टकराती है, उनको विनाशी प्लेट किनारे कहा जाता है। विनाशी प्लेट किनारे तीन प्रकार के हो सकते हैं। महाद्वीप महासागरीय हो सकता है, मतलब एक साइड कॉन्टिनेंट और एक साइड ओशियनिक प्लेट हो सकती है, या दोनों साइड ओशियनिक प्लेट हो सकती है, या दोनों साइड कॉन्टिनेंटल प्लेट हो सकती है। अब इनके बारे में अपन देखेंगे और इससे हिमालय की उत्पत्ति कैसे होती है उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। अब देखो, अब सबसे पहले अपन बात करेंगे महाद्वीप और महासागरीय प्लेट की कि इसके टकराने से क्या होता है। महाद्वीप व महासागरीय। अब देखो, एक तरफ कौन सी प्लेट है, एक तरफ है कॉन्टिनेंटल प्लेट, एक तरफ क्या होगी, कॉन्टिनेंटल प्लेट। दूसरी तरफ कौन सी प्लेट होगी, दूसरी तरफ होगी ओशियनिक प्लेट। दूसरी तरफ कौन सी होगी, ओशियनिक प्लेट होगी, जबकि ये कौन सी होगी, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट होगी। अपन ने देखा था कि ये जो कॉन्टिनेंटल प्लेट होती हैं ये किसकी बनी होती हैं, ग्रेनाइट की बनी होती है। किसकी बनी होंगी, ग्रेनाइट की बनी होंगी। इनकी डेंसिटी कितनी होती है, 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जो ओशियनिक प्लेट होती हैं ये किसकी बनी होती हैं, ये बेसाल्ट की बनी होती है। इनकी जो डेंसिटी होती है वो 3.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। अब जब ये दोनों प्लेटें टकराएंगी, दोनों प्लेटें टकराएंगी तो क्या होगा, जो ओशियनिक प्लेट होगी वो भारी होने की वजह से क्या होगा, भारी होने की वजह से क्या होगा, भारी होने की वजह से इसका नीचे क्षेपण होगा। क्या होगा, नीचे क्षेपण होगा। और जहां प्लेटों का क्षेपण होता है उसको बोल दिया जाता है अधोगमन क्षेत्र। उसको क्या बोल दिया जाएगा, उसको बोल दिया जाएगा अधोगमन क्षेत्र, अधोगमन क्षेत्र या सबडक्शन जोन बोल दिया जाएगा, या उसको क्या बोल दिया जाएगा, सबडक्शन जोन। जैसे ही दो प्लेटें हैं तो जो ओशियनिक प्लेट होगी वो भारी होने की वजह से उसके नीचे धसेगी, जहां नीचे धसेगी जहां उसका क्षेपण होगा उसको बोल दिया जाएगा अधोगमन क्षेत्र। वह क्षेत्र जहां प्लेटें नीचे की ओर जाती है या उसको बोल दिया जाएगा सबडक्शन जोन बोल दिया जाएगा। क्लियर है। फिर वही कंडीशन बनेगी जो अपन ने थोड़ी देर पहले बात की थी, नीचे जाने की वजह से तापमान अधिक होगा, तापमान अधिक होगा तो यहाँ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होंगे, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होंगे तो प्लेट का ये भाग पिघल करके क्या बन जाएगा, मैग्मा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मैग्मा बन जाएगा। अब देखो, जैसे ही ये दोनों प्लेटें टकराती हैं, जैसे ही ये दोनों प्लेटें टकराती हैं तो इनका जो बीच का भाग है, जो बीच का भाग है वो अपनति और अभिनति के रूप में मुड़ जाता है, अपनति और अभिनति के रूप में मुड़ जाता है। कोई भी चीज होगी अगर दोनों तरफ से फोर्स लगेगा तो वो इस तरीके से मुड़ जाएगी। और किसका निर्माण होगा, निर्माण होगा वलित पर्वत का। किसका निर्माण होगा, वलित पर्वत का। तो ये भी ध्यान रखना कि ओशियनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराने से वलित पर्वत का निर्माण होता है। इसके अलावा यहां किसका निर्माण होगा, यहां ट्रेंच बनेंगे, यहां गर्त बनेगा। यहां क्या बनेंगे,
गर्त बनेंगे। लेकिन यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो फोल्ड माउंटेन बनेंगे वो तो बनेंगे महाद्वीपीय भाग के ऊपर, और जो गर्त बनेगा वो बनेगा महासागरीय भाग पर। जो वलित पर्वत बनेंगे वो बनेंगे महाद्वीपीय प्लेट पर। किस पे बनेंगे? महाद्वीपीय प्लेट पर। और जो ट्रेंच बनेगा वो बनेगा महासागरीय भाग में, महासागरीय भाग में। उम्मीद है कि यह बात आपके समझ में आई होगी कि जब दो प्लेटें टकराती हैं और एक प्लेट ओशियनिक होती है और एक प्लेट कॉन्टिनेंटल होती है, तो दोनों प्लेटों के टकराने से क्या बनेगा? फोल्ड माउंटेन बनेंगे। लेकिन ये फोल्ड माउंटेन बनेंगे कहां? ये बनेंगे कॉन्टिनेंटल प्लेट के ऊपर, जबकि ओशियनिक प्लेट वाले भाग में ट्रेंच बनेंगे, गर्त बनेंगे। जैसे इसका अपन एक एग्जांपल ले सकते हैं, इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे नाजका प्लेट दक्षिण अमेरिकन प्लेट से टकराई, जैसे ये नाजका प्लेट है और ये दक्षिण अमेरिकन प्लेट है। ये नाजका प्लेट है और ये नाजका प्लेट है, तो ये क्या है? वैसे गौण प्लेट है लेकिन ये महासागरीय है। इनके ऊपर अपन बात करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी में, प्लेट वाले चैप्टर में। ये जो नाजका प्लेट है ये कहां है? ये नाजका प्लेट है, ये अफ्रीका के, सॉरी, दक्षिण अमेरिका के पास है। जैसे ये दक्षिण अमेरिका है तो यहां जो प्लेट है ये कौन सी प्लेट होगी? नाजका प्लेट होगी। जबकि ये कौन सा है? दक्षिण अमेरिका। तो इसको बोलेंगे दक्षिण अमेरिकन प्लेट और इसको बोलेंगे नाजका प्लेट। जैसे ही ये दोनों आपस में टकराते हैं, ये हो गई नाजका प्लेट। जैसे ही दोनों आपस में टकराते हैं तो क्या बनता है? यहां कौन सा पर्वत बनता है? ये कौन सा है? अमेरिकन प्लेट। तो यहां कौन सा पर्वत बनता है? यहां पर्वत बनता है एंडीज। यहां कौन सा पर्वत बनता है? एंडीज बनता है। जबकि यहां क्या बनता है? यहां गर्त का निर्माण होता है। यहां क्या होता है? गर्त का निर्माण होता है। तो यह भी ध्यान रखना है कि जब एक तरफ से महासागरीय प्लेट हो और एक तरफ से कॉन्टिनेंटल प्लेट हो, तो कॉन्टिनेंटल वाले भाग पे फोल्ड माउंटेन बनेंगे, जबकि महासागरीय भाग की तरफ क्या बनेंगे? महासागरीय भाग की तरफ गर्त बनेंगे, ट्रेंच बनेंगे। इसी हिसाब का एक और एग्जाम्पल है, इसी हिसाब का एक और एग्जाम्पल है जो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट का है, जो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट का है। वहां भी रॉकीज बनता है और जो प्रशांत महासागर है उस साइड क्या बन रहा है? उस साइड गर्त बना हुआ है। ठीक, तो पहली प्लेट कौन सी हो गई? पहली प्लेट हो गई महाद्वीप और महासागरीय प्लेटें टकराने से क्या सिचुएशन बन रही है, इसके ऊपर अपन चर्चा कर चुके थे। दूसरी अपन बात करेंगे महासागरीय और महासागरीय प्लेटें। अब महासागरीय और महासागरीय प्लेटें हैं, ये महासागरों में होने वाली घटनाएं हैं। इनसे भूकंप आएंगे हल्के, कुछ द्वीपों का निर्माण होगा, तो उसको अपन यहां नहीं पढ़ करके अपन पढ़ेंगे उसको जियोमॉर्फोलॉजी में। जो अपना मेन यहां का टॉपिक रहेगा वो हिमालय की उत्पत्ति को समझना है, और हिमालय की उत्पत्ति में जो प्लेटों का योगदान रहा है वो योगदान रहा है कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल प्लेट का। इसको अपन समझेंगे। अब अपन किसके ऊपर बात करेंगे? अब अपन बात करेंगे महाद्वीपीय प्लेट का। महाद्वीपीय प्लस महाद्वीपीय प्लेट को, इसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। देखो, हिमालय की उत्पत्ति को, जो हिमालय की उत्पत्ति हुई है, या जो हिमालय की उत्पत्ति जो हुई है वो किससे हुई है? कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल प्लेटों के या महाद्वीपीय प्लेटों के टकराने से हुई है। एक तरफ कौन सी प्लेट थी? एक तरफ प्लेट थी यूरेशियन प्लेट। एक तरफ कौन सी प्लेट थी? यूरेशियन प्लेट। और एक तरफ कौन सी प्लेट थी? एक तरफ प्लेट थी, एक तरफ प्लेट थी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। एक तरफ कौन सी प्लेट थी? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी। इस
कॉन्सेप्ट को अपने को थोड़ा सा डिटेल से समझना पड़ेगा, थोड़ा इसको अपन टाइमली चलाएंगे। देखो, हिमालय के निर्माण के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले बात क्या है, बात है 270 मिलियन ईयर्स एगो की, मिलियन ईयर एगो की। 270 मिलियन साल पहले क्या होता है, 270 मिलियन साल पहले जो प्रायद्वीपीय भारत है, ये क्या है, ये अफ्रीका है, ये अफ्रीका है, और ये क्या है, ये है प्रायद्वीपीय भारत। यहां एक गौर करने वाली बात है, ये दोनों ही किसके भाग है, ये दोनों ही भाग है गोंडवाना लैंड के। किसके भाग है, गोंडवाना लैंड के। तो 270 मिलियन साल पहले, या कुछ किताबों में आपको 260 मिलियन साल पहले भी मिलेगा, जो प्रायद्वीपीय भारत है ये अफ्रीका से अलग होकर के उत्तर की ओर प्रवाहित होता है, जो अफ्रीका से अलग होकर के उत्तर की ओर प्रवाहित होता है। इतनी बात क्लियर है। अब देखो यहां क्या हो रहा है कि जो प्रायद्वीपीय भारत है, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, इसके आगे का जो भाग है वो किसका जुड़ा हुआ था, एक महासागरीय प्लेट का जुड़ा हुआ था, महासागरीय प्लेट जुड़ी हुई थी। कुछ भाग इसके आगे का किसका जुड़ा हुआ था, महासागरीय प्लेट का जुड़ा हुआ था। तो 260-70 मिलियन साल पहले ये अफ्रीका से अलग होकर के किधर प्रवाहित होता है, ये प्रवाहित होता है उत्तर की ओर। ये प्रवाहित कहां हो रहा है, ये उत्तर की ओर प्रवाहित हो रहा है। लेकिन यहां प्रारंभिक समय में इसके आगे किसका भाग जुड़ा हुआ था, प्रारंभिक समय में इसके महासागरीय भाग जुड़ा हुआ था। ठीक है। उसके बाद में जैसे जैसे समय बीतता गया, और अपन उसके बाद में सीधा बात करते हैं 45 मिलियन ईयर एगो, मतलब टाइम पीरियड तो और भी है, जैसे 65 साल में ये कहां पहुंचा, उसकी गति क्या रही, उसके बाद में उसकी अचानक से गति कम हो गई, ये बहुत सारे रीजन है। लेकिन 45 साल पहले क्या हुआ, ये भारतीय प्लेट या ये प्रायद्वीपीय प्लेट जाकर के टकराती है किससे, यूरेशियन प्लेट से। जाकर के किससे टकराती है, यूरेशियन प्लेट से टकराती है। अब आप ये बताओ कि इधर भारतीय प्लेट है, इधर यूरेशियन प्लेट है, ये भी कौन सी प्लेट है, ये भी महाद्वीपीय प्लेट है, और ये भी कौन सी है, ये भी महाद्वीपीय प्लेट है। तो इन दोनों प्लेटों के टकराने से क्या होगा, कौन सी प्लेट नीचे जाएगी, तो भारतीय प्लेट नीचे जाएगी, भारतीय प्लेट नीचे जाएगी। भारतीय प्लेट नीचे क्यों जाएगी, क्योंकि इसके आगे का जो भाग है वो महासागरीय प्लेट का है, आगे का जो भाग है वो महासागरीय प्लेट का है। और अगर महासागरीय प्लेट है तो ये भारी है, तो भारी होने की वजह से इसके नीचे सबडक्शन किसका होगा, भारतीय प्लेट का होगा। सबडक्शन किसका होगा, भारतीय प्लेट का होगा। और भारतीय प्लेट जाकर के टकराती है यूरेशियन प्लेट से, और यूरेशियन प्लेट से टकराने से सबसे पहले किसका निर्माण होता है, सबसे पहले निर्माण होता है महान हिमालय का, महान हिमालय का। इतनी चीज क्लियर है कि 270 मिलियन साल पहले जो भारतीय प्लेट वो अफ्रीका से टूट करके उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, उत्तर की ओर प्रवाहित होती होती 45 मिलियन साल पहले ये जाकर के यूरेशियन प्लेट से टकराती है। और जब दोनों भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट टकराती हैं तो भारतीय प्लेट भारी होने की वजह से इसका नीचे सबडक्शन होता है। भारी क्यों होती है, क्योंकि इसके आगे कुछ हिस्सा किसका जुड़ा हुआ था, महासागरीय भाग का जुड़ा हुआ था, इसकी वजह से नीचे क्षेपित होती है। और किसका निर्माण होता है, पहला उत्थान होता है महान हिमालय का, पहला उत्थान होता है महान हिमालय का। अब देखो जैसे ही ये प्लेट जाकर के इससे टकराएगी सबडक्शन होगा, तो सबडक्शन होगा तो वहां क्या होगा, नीचे सबडक्शन होगा तो वहां मैग्मा बनेगा, और मैग्मा बनेगा तो वहां ज्वालामुखी क्रियाएं होंगी, मैग्मा बनेगा तो वहां ज्वालामुखी क्रियाएं होंगी। और यहां भी ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं, यहां भी क्या होती हैं, ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं। और ज्वालामुखी क्रिया के कारण ही कश्मीर के द्रास वाले क्षेत्र में या कारगिल वाले क्षेत्र में, कारगिल वाले क्षेत्र में
आपको बेसाल्ट चट्टान मिलती है, बेसाल्ट चट्टान मिलती है। कश्मीर के द्रास व कारगिल क्षेत्र में बेसाल्ट चट्टान मिलती है। या इसको अपन बेसाल्ट से कंफ्यूजन हो रहा है तो अपन ये भी लिख सकते हैं, वहां आपको ज्वालामुखी मैग्मा या लावा का जमाव मिलता है, लावा का जमाव मिलता है। अब यहां से क्वेश्चन बनता है, क्या पूरे हिमालय में ही आपको ज्वालामुखी के लावा का जमाव मिलता है? तो उसका आंसर होगा नहीं, नहीं मिलता है। क्या कारण है कि जैसे ही भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से जाके टकराई तो प्रारंभिक का इसका जो भाग महासागरीय भाग था वो तो मेल्ट हो चुका था, वो तो क्या है, वो तो मेल्ट हो चुका था। तो अब कैसी प्लेट बची? अब सिर्फ और सिर्फ कॉन्टिनेंटल ही प्लेट बची। तो उसके बाद में जितने भी हिमालय का निर्माण हुआ है उसमें आपको बेसाल्ट चट्टान नहीं मिलती है, केवल और केवल कौन सी चट्टान मिलती है? सेडिमेंट्री रॉक्स मिलती है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और तरीके से समझ लेते हैं। देखो, ये अफ्रीका था और अफ्रीका से क्या सटा हुआ था? प्रायद्वीपीय भारत। इधर कौन सी प्लेट थी? इधर प्लेट थी यूरेशियन। इधर कौन सी प्लेट थी? यूरेशियन प्लेट थी। ऊपर कौन सी प्लेट थी? ऊपर प्लेट थी यूरेशियन। यहां क्या था? यहां अफ्रीका था और अफ्रीका से सटा हुआ भारत था। और बीच में क्या था? बीच में टेथीज सागर था। बीच में क्या था? टेथीज सागर था। पहले मैंने इस वजह से नहीं बताया कि आपको कंफ्यूजन होगा थोड़ा सा। अब देखो, अब बात कर रहे हैं 270 मिलियन साल पहले की। अफ्रीका से अलग होकर के ये उत्तर की ओर प्रवाहित होता है, लेकिन प्रारंभ में क्या है? प्रारंभ में इसके आगे एक महासागरीय प्लेट भी जुड़ी हुई थी। ये क्या है? अब इसका थोड़ा सा लिखते हैं। ये है महाद्वीपीय प्लेट, ये है महाद्वीपीय प्लेट, और ये भाग किसका है? महासागरीय प्लेट, महासागरीय प्लेट। ये कैसी है? ये भी है महाद्वीपीय प्लेट। और ये क्या है? ये टेथीज सागर नहीं बोलेंगे, ये है टेथीज भूसन्नति, टेथीज भूसन्नति, क्योंकि इसमें अवसादों का जमाव हो गया था। अब ये जो भारतीय प्लेट है ये जाकर के किससे टकराती है? अब ये जो भारतीय प्लेट है ये जाके टकराती है यूरेशियन प्लेट से। लेकिन अभी इसके साथ क्या जुड़ी हुई थी? महासागरीय प्लेट जुड़ी हुई थी। कुछ किताबों में आपको ये लिखा हुआ मिलता है कि प्रारंभ में भारतीय प्लेट की गति बहुत ज्यादा थी, उसके बाद में कम हो गई। उसका रीजन यही है कि अगर किसी चीज, हल्की चीज के आगे भारी चीज को बांध दिया जाए या भारी चीज को चिपका दिया जाए तो उसकी गति क्या हो जाएगी? तेज हो जाएगी। यहां मैं नोट करके लिख रहा हूं, प्रारंभ में भारतीय प्लेट के आगे, भारतीय प्लेट के आगे महासागरीय प्लेट होने के कारण, महासागरीय प्लेट होने के कारण इसकी क्या थी? गति अधिक थी, गति अधिक थी। बाद में क्या हुआ? बाद में इसकी गति कम हो गई। अब देखो, ये जाके टकराता है यूरेशियन प्लेट से, और यूरेशियन प्लेट से जाके टकराने से किसका निर्माण होता है? यूरेशियन प्लेट के जाके टकराने से किसका निर्माण हो जाता है? महान हिमालय का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाएगा? महान हिमालय का निर्माण हो जाएगा। अब महान हिमालय में दो क्षेत्र ऐसे हैं, द्रास और कारगिल। कारगिल, जहां आपको कैसी चट्टान मिलती है? जहां आपको बेसाल्ट चट्टान मिलती है,
वहां आपको ज्वालामुखी से निर्मित चट्टान मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि ये जो भाग था ये मेल्ट होने की वजह से वहां ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं। उसके बाद में किसका निर्माण होता है? उसके बाद में निर्माण होता है मध्य हिमालय का। उसके बाद में निर्माण किसका होता है? मध्य हिमालय का। तो क्या महान हिमालय के बाकी क्षेत्रों में और मध्य हिमालय के बाकी क्षेत्रों में आपको बेसाल्ट या ज्वालामुखी का जमाव मिलेगा? आंसर होगा नहीं मिलेगा। अब आपको पूरे हिमालय में सेडिमेंट्री रॉक्स ही मिलेंगी, अवसादी चट्टानें मिलेंगी, क्योंकि इसका निर्माण किससे हुआ है? टेथीज भूसन्नति से हुआ है। और लास्ट में किसका निर्माण हो जाता है? लास्ट में निर्माण हो जाता है शिवालिक का। लास्ट में निर्माण हो जाता है किसका? शिवालिक का निर्माण हो जाता है। अब यहां ध्यान रखने वाली बात है कि जो महान हिमालय से पहले फैला हुआ था ट्रांस हिमालय, ये कौन सा था? ट्रांस हिमालय। तो क्या इसका निर्माण भी इसी वजह से हुआ है या इसी के साथ ही हुआ है? आंसर होगा नहीं। ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से पहले ही हो चुका था। ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से पहले ही हो चुका था। तो इस बात का क्या प्रूफ है? तो इस बात का प्रूफ है कि पूर्ववर्ती नदियां, कौन सी नदियां? पूर्ववर्ती नदियां। इस बात को साबित करती है कि ट्रांस हिमालय पहले से ही बना हुआ है। उसके बाद में महान हिमालय का निर्माण हुआ है, और महान हिमालय का निर्माण भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुआ है। किससे हुआ है? टेथीज भूसन्नति से हुआ है। सभी वलित पर्वतों का निर्माण टेथीज भूसन्नति से होने के कारण भूसन्नति को पर्वतों का पालना भी कहा जाता है। भूसन्नति को पर्वतों का पालना भी कहा जाता है। तो ये थ्योरी थी। पूर्ववर्ती नदियां क्या होती हैं? जैसे ये ट्रांस हिमालय है, अब ट्रांस हिमालय से नदियां निकल रही है, तो यहां महान हिमालय का निर्माण होगा, तो उसको काट करके वो अपनी क्षेत्र में प्रवाहित होती रहेंगी, मतलब अपनी कोई डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगी। फिर उत्थान होगा, फिर कटाव करके फिर वहीं बहती रहेंगी, उनको बोला जाता है पूर्ववर्ती नदियां। तो ये सारी की सारी फिनोमिना थी, सारा का सारा घटनाक्रम था प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के द्वारा हिमालय का निर्माण। सारांश अपन यही कह सकते हैं कि जो हिमालय है उसका निर्माण टेथीज भूसन्नति से हुआ है, या ये भी बोल सकते हैं कि भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ है। अब अपन कल हिमालय की कुछ या उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की विशेषताओं की बात करेंगे, और उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की विशेषताओं की बात करने के बाद अपन हिमालय का क्लासिफिकेशन, हिमालय का विभाजन पढ़ेंगे, जो अपन देशांतरीय और क्षेत्रीय दोनों विभाजन उसका अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जिस स्टूडेंट को भी या जिन स्टूडेंट को भी पेड बैच लेना हो तो गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाकर के आई क्लासेज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां आपको फर्स्ट ग्रेड और कॉलेज लेक्चरर और यूजीसी नेट के बैच मिलेंगे। इसके अलावा जो आरएस के लिए इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और राजस्थान की ज्योग्राफी है, उसका सेपरेट आपको कोर्स मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद।